आज मेरे साथ हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत। रौत साहब, ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं और जो तस्वीरें आती है ना उनकी ज़ुबान होती है। तो आपकी कुछ तस्वीरें चल रही हैं आजकल, तो सबसे पहले शुरुआत नहीं, ज़ुबान तो जिसके पास है वो अपनी अपनी लगा रहा है। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीरें चल रही हैं? देखो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वैचारिक रूप से हम लड़ते हैं और हम लड़ेंगे। आज हमारी आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, सबकी आइडियोलॉजी अलग है और चुनाव के दौरान हम विचारधारा के आधार पे शानदार तरीके से लड़ते हैं और हमने शानदार तरीके से उस इलाके में मात भी दी है। आज प्रधानमंत्री जी हैं, मैंने उनसे समय मांगा था और उन्होंने मुझे अतिशीघ्र समय दे दिया और एक सकारात्मक मुलाकात रही। मेरा जो मोटो था, मैं कोई मेरा व्यक्तिगत या मेरा पर्टिकुलर पार्टी को प्रॉफिट पहुंचा है, पर्टिकुलर ये चीज़ें नहीं। मैं वहाँ की जनता के हित में, वहाँ की जनता की जो भावना है, जो आज तक का बीजेपी का लीडर उन तक नहीं पहुँचा पाएगा और नहीं पहुँचा होगा, वो अलग इशू जो ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें, बेरोज़गारी की बात हो, पेयजल की बात हो, सिंचाई की बात हो, कुपोषण की बात हो, एजुकेशन की बात हो। मैंने खेल के लिए आज जिस तरह से आज सुशीला का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे पहले ही मुझे भी नहीं पता था इस तरह की हमारी प्रतिभा है। तो मुझे हालांकि जानकारी जरूर है उस इलाके में इस तरह से, तो मैंने खेल विश्वविद्यालय के लिए भी पीएम साहब से डिमांड की। तो इन सारे मुद्दों को लेके मैं पीएम साहब से मिला था, सकारात्मक मुलाकात रही और उन्होंने खुद ने कहा कि आप जिन मुद्दों को लेके आए हो वो सही है और उन पे मैं काम करूँगा। पीएम ने आपसे कहा नहीं कि ये वही लड़का है जो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता है और मैं समय दे रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ? ये चीज़ तो नहीं कही, हालांकि वो भी इस बात को समझते हैं। देखो, एक धर्म हर व्यक्ति के आस्था का केंद्र होता है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और मेरा आज तक का वक्तव्य ये नहीं, मैंने जरूर बोला है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना मुस्लिम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं आदिवासी हिंदू या मैं हिंदू नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म को ठेस पहुँचा रहा हूँ। ना मैं कहूँगा मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मुसलमान को ठेस पहुँचा रहा हूँ। तो जो समझने वाला है वो समझता है। संवैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से और वर्तमान जो स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से ये सच्चाई है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। दबी आवाज में बीजेपी के लीडर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदिवासी हिंदू या सिख ईसाई नहीं है। आदिवासी की अपनी एक धार्मिक पूजा पद्धति, अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक आइडेंटिटी है जो आज दम घुट रही है। उस आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बोलना पड़ता है। ये तो हो गई आपकी तस्वीर की जुबान वाली बात जो आपने अपनी जुबान से बता दी। देश की सबसे बड़ी पंचायत अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। उससे पहले धक्का मुक्की जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी पड़ जाती है। आप तो मौजूद थे, क्या था, क्या घटा, क्या इसको टाला नहीं जा सकता? देखो, ये आपने गंभीर सवाल किया। मैं खुद चिंतित हूँ और जो घटनाक्रम या जो जिस तरह से समय समय पे स्थगित होना और सारी चीज़ें जो होना, मैं खुद चिंतित हूँ। मुझे एक तकलीफ होती है कि हमारे देश के विभिन्न कोने में व्यक्ति, हमारा देश का नागरिक 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरसता है। 1-2, 5-5 रुपये के लिए हमारे बेरोजगार साथी तरसते हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है सदन को चलाने के लिए। सारा सरकारी मशीनरी लग रही है, अधिकारी कर्मचारी लग रहे हैं, एमपी एमएलए का भत्ता हो रहा है और उसका कोई मतलब नहीं रह रहा है और वो स्थगित होती जा रही है। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सेकंड चीज, जो जनता जिस उम्मीद से सरकार बनाती है, वो सरकारें सही मुद्दों पे चर्चा नहीं कराती है। जो आवश्यकता मतलब ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं कराती है, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं खुद चिंतित हूँ इस बात को लेके। सदन चलना चाहिए। पिछली बार मैं विधायक रहा, मैंने देखा राजस्थान का सदन भी एक निष्पक्ष रूप से चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर देखा कि चलो विपक्ष तो चाहता है किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करा। जैसे कि अडानी का इशू आया था, उस पर चर्चा नहीं कराया सरकार ने, तो विपक्ष स्वाभाविक करेगा। कोई इशू, कोई भी संबल का इशू बना, उस पर डिमांड किया, उस पर 2 दिन 3 दिन बाद उन्होंने अलाउ किया, तो 3 दिन बाद अलाउ किया, फर्स्ट दिन ही अलाउ कर लेते। तो 3 दिन का जो समय बिगड़ा वो नहीं बिगड़ता, साथ में पूरे देश का पैसे का बर्बाद हुआ वो नहीं बिगड़ता। धक्का मुक्की वाली जो बात आई, संसद जैसा संवेदनशील या इस स्वर मतलब कहे महत्वपूर्ण जगह हमारे देश की वर्तमान में देखे तो संसद जैसा महत्वपूर्ण जगह और कोई नहीं हो सकती है साहब। लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनको भी लोगों ने चुन के भेजा है। आज राजकुमार रौत अकेले नहीं है, वहाँ पूरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो जिनको धक्का लगा है वो भी किसी की भावनाओं को धक्का दिया गया लगा है। उस बात को मैं बताना चाहूँगा। मैं उसी लाइन पे आ रहा था कि संसद जितना महत्वपूर्ण जगह पे
मुझे आंकड़ा नहीं ध्यान है, लेकिन मैं आभास अंदाजन कह सकता हूं कि उस संसद के आसपास और संसद के अंदर, संसद के दरवाजों से लगा के, संसद के कमरों से लगा के, गैलरी से लगा के, भवन से लगा के, हॉल से लगा के हजारों कैमरे लगे हुए हैं, हजारों कैमरे, लगभग 3-4 हजार कैमरे लगे होंगे। संसद या संसद के आसपास एक तिल्ली भी कहीं गिरती है तो किसने गिराई, कैसे गिरी, किस तरफ से हवा आई, वो तिल्ली कैसे उड़ी, वो भी पता चल जाता है। तो धक्का किसने मारा, ये वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है? वो आज एक डिबेट के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है इस बात को कि वो जांच हो रही है, ऐसे ही थोड़ी सबके सामने दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमने जो महसूस किया, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जो हमारे साथी थे वो भी बुजुर्ग सांसद हैं, हमारे साथी हैं, हमें भी तकलीफ है, उनको लगा नहीं होना चाहिए, ऐसी दुर्भाग्य वाली बात है। लेकिन विपक्ष आंदोलन कर रहा है, विपक्ष रैली कर रहा है और सत्ता पक्ष के लोग रैली कर रहे हैं। यार ये कैसा सिस्टम है? आज तक के इतिहास में होता आया है कि विपक्ष होता है वो किसी बात का विरोध करता है, आंदोलन करता है, रैलियां कर रहा है, और यह सत्ता पक्ष कर रहा है। विपक्ष सदन को बाधित करता है या सत्ता पक्ष भी सदन को बाधित कर रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो बात है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप गृह मंत्री का वीडियो एडिट करके चला दो और वो चुप बैठे रहे। एडिट जो किया, उनका पूरा वीडियो भी सुने, लेकिन भले वो कुछ भी कहा हो, लेकिन जिस टोन में कहा, ठेस पहुंची है सबको, पूरे देश के लोगों को ठेस पहुंची है। अम्बेडकर जी के बारे में इस तरह से बोलना, हाँ धक्का वाला क्लियर कर लेते हैं। हमने जो देखा वहां, हमें जो लगा कि 99% में श्योर हूं कि राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं मारा। मैं राहुल जी का पक्षधर मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल जी का पक्ष खींच रहा हूं। हमें जहां लगा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कल मदन राठौड़ से मेरी बात हुई थी, मदन राठौड़ बोले कि मैं वहां मौजूद था, हम एक जगह बैठ के बीजेपी के सांसद जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे, राहुल गांधी को उसी दरवाजे से जाने की क्या जरूरत थी? मेरा पहला सवाल जो मदन राठौड़ ने उठाया। दूसरा सवाल, जब राहुल गांधी वहां से गुजर रहे थे तो लोगों ने, बीजेपी के सांसदों ने जो नारे थे वो तेजी से लगाना शुरू कर दिए, राहुल गांधी इससे बिखर गए और ऐसे हाथ करके उन्होंने जगह बनाई जिससे लोगों को धक्का लगा। अब आप इस पे आगे देखो, ये हमने जो लगा, हमें भी कहीं ना कहीं धक्का लगा, किसी ने इंटेंसली धक्का नहीं मारा है। अब एक मकर द्वार गेट से एंट्री हो रही है और पूरे गेट के बाहर सत्ता पक्ष के सारे सांसद यूं बैठे हुए, अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे। हम लोग गैलरी में से जा रहे हैं, उधर होते हुए गैलरी में जा रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष या दूसरे सांसदों को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। और जो धक्के वाला, हमें कहीं लगा नहीं कि उन्होंने इंटेंसली किसी को धक्का मारा। हो सकता है वो उधर खड़े हो, निकल रहे हो, यहाँ धक्का लगा हो, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ जैसा हो गया था वहाँ माहौल, तो इसका धक्का हो सकता है उधर लगाओ, ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन जहां तक लगा इंटेंसली उन्होंने उनको धक्का नहीं मारा। अगर होता ऐसा तो वीडियो तक सामने धक्का लग सकता है, आप ये कह रहे हो इंटेंशनली नहीं मारा, आपका ये कहना है। लेकिन धक्का तो लगा, ऐसा 5 टाके आए होंगे। सार्वजनिक हो जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे वहां, धक्का किसने मारा? हो सकता है बीजेपी लोगों ने बेचारे बुजुर्गों को धक्का मार दिया हो, गिर गया हो। ये भी सार्वजनिक होना चाहिए ना भाई, सार्वजनिक हो जाए धक्का किसने मारा है। ये धक्का बड़ा सबको कहीं ना कहीं धक्का दे रहा है, लेकिन मारा किसने? आगे भी धक्का देगा क्या? ठीक है, दर्द दे रहा है सबको। तो देखो आगे क्या होता है वो बात अलग है, लेकिन ये अब सुनना, इशू क्या था अम्बेडकर जी को लेके बोले, वो इशू था, वो उस पे आ रहे हैं सर। बीच में बस एक चीज इशू ये और कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उनसे बहुत ज्यादा डीमोरलाइज्ड हो गई है और उस कारण में अब ये खींच उतारी जा रही है कि ऐसा भी कुछ नजर आया क्या? देखो, अगर वो डीमोरलाइज हुए हैं तो इसे खींच उतारने से मजा नहीं आएगा। कांग्रेस को अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ती है कि जिस तरह से संगठन के अंदर जिस तरह से उनका जो सिस्टम बैठा हुआ है, अगर वो सही तरीके से, मैं जहाँ मानता हूँ बीजेपी नहीं जीत रही, कांग्रेस की कमजोरियां बीजेपी को जिता रही है, तो उनको उनकी कमजोरियां हैं उनको सुधारने की जरूरत है, न कि गुस्सा करने की या डिमोरलाइज करने होने की जरूरत नहीं है। और ये मैं उस बात पे जाना चाह रहा था, धक्का इशू नहीं है, इशू अडानी अंबानी का था, इशू महंगाई का था, इशू संबल का था, इशू गृह मंत्री जी ने जो अम्बेडकर जी को बयान दिए वो इशू था। लेकिन ये इशू सारे दबा के बस धक्का धक्का धक्का, मतलब यार हाईलाइट हो रहा है सभी देश में, धक्का किसने मारा, धक्का लग गया। तो एक तरफ जो सांसद के 5 टाके आए हैं, हमें तकलीफ है, नहीं होना चाहिए सर, दुर्भाग्य की बात है। वो हमारे साथी हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ जुड़ी हुई, लेकिन
वो धक्का किसने मारा वो सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक होना चाहिए। अब हमारा जो विषय कई काफ़ी देर से पेंडिंग हो रहा है, आप गृह मंत्री का वीडियो एडिट करके चला देता है विपक्ष, और विपक्ष ये कहता है कि सत्ता पक्ष चुप बैठा रहे, सत्ता पक्ष कुछ नहीं करे। एडिट को भी हमने देखा और पूरा भी देखा। हम विपक्ष से या कांग्रेस की भी तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किस वे में बोला, किस वे में बोला, लेकिन जिस लहजे से बोला वो कहीं न कहीं अम्बेडकर जी को लेके एक नेगेटिविटी और देश की आम जनता को ठेस पहुंचाने वाली बात हुई है। तो आपको लगता है, आपने भी सुना था, आप तो वहाँ मौजूद थे, आपने सुना, आपको ऐसा महसूस हुआ उसको सुन के कि ये ऐसा ऐसा है? मुझे नहीं, पूरे देश की आम जनता को भी लगा कि जिस तरह से जिस टोन में बोल दिया, मतलब एक तरह का भगवान और अंबेडकर जी की तुलना करना और ये कहना इतना क्या क्या ट्रेड चला रखा है, मतलब वो ठीक नहीं है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर मेरे से देखो होती है, वो कहते हैं कि जवान फिसल जाती है कई बार, तो होती है, मान लिया छोटी मोटी हुआ तो संगठन या फिर वो स्वीकार कर लिया, जो भी होना था वो हो गया, समा, इससे कोई फांसी तो मिलने वाली नहीं किसी को। मेरे से कभी कोई गलती हो गई, स्टेटमेंट कई बार मेरे से भी हो जाता है, गलती से निकल जाता है, तो उसको भाई मैंने जो बोला किसी को ठेस पहुंचे तो समाज मामला दिलावर जी ने बोल दिया था उस समय आदिवासियों को और हमारा डीएनए टेस्ट करेंगे, उनको बाद में रियलाइज हुआ तो माफी मांग ली, क्या फर्क पड़ गया? तो एक समाज से याचना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गृह मंत्री ने भी तो उसको एक्सप्लेन किया ना, गृह मंत्री ने भी कहा कि जितना नाम अंबेडकर जी का इन्होंने आज तक लिया है, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं। आज भी ये विषय निकाल के आ रहा है, भारत के जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव हरवाने की बात की, उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन बात तो सही है, वो भी उनकी अमित शाह जी की जो उन्होंने जो बोला उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, ठीक है, हम लिखा हुआ है, अंबेडकर जी ने खुद अपनी जीवनी में लिख दिया है। हाँ, तो है सच्चाई इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए इस इशू को एज ए अभी ये इशू नहीं है, देश में जो परिस्थितियां बन रही है वो इशू है, देश में बेरोजगारी बन रही है वो इशू है। इन इशू पे सदन में चर्चा नहीं हो रही है, बस उस दिन से धक्का 2 दिन धक्के में ही निकाल दिए और देश का और आम जनता का पैसा बर्बाद किया। आप काफ़ी पढ़ते लिखते रहते हो, आप हाँ नहीं मैं जानता हूँ वो, तो वो आप पढ़ते लिखते रहते हो, तो एक चीज़ आप बताओ कि अगर आज के परिवेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो आज उनकी प्राथमिकता क्या होती? बात उसी पे हो रही है क्योंकि पूरे देश में मैं जहाँ तक उनको पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा और संविधान की डिबेट में उन्होंने जो तर्क रखे उनको पढ़ा, उनके जीवन की कई जीवनियाँ किताबें पढ़ी, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो होते तो पहली प्राथमिकता यही रहती कि देश के आम गरीब व्यक्ति को एजुकेट कैसे बनाया जाए, और एजुकेशन ही एक ऐसा आधार है जिस आधार पर इसको मुख्य धारा में लाया जाए। एजुकेशन व्यवस्था कैसे मजबूत बनाई जाए, क्योंकि अंबेडकर जी को भी उस समय इसलिए मुख्य भूमिका में या संविधान निर्माता के रूप में रखा गया क्योंकि वो एजुकेट थे। तो मैं जहाँ तक आपका सवाल ये है कि आज क्या करते, तो वो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते और हो सकता है बेहतर परिणाम मिलते। आप सबसे बड़ी पंचायत में हो, आपको लग रहा है कि एजुकेशन पे फोकस नहीं हो रहा देश में? नहीं हो रहा है। आज देश के जयपुर में एजुकेशन से पता नहीं, देश का राजस्थान की तुलना नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में जो एजुकेशन मिल रहा है उसके पूरे देश के एजुकेशन की तुलना या उसको इसके आधार पर हम नहीं कह सकेंगे बेस्ट है। देश के ग्रामीण इलाकों में, आप छत्तीसगढ़ में मैं गया, 15-20 किलोमीटर तक दूर स्कूल है, और देश के कई ऐसे इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मतलब 5वीं के बाद उसकी 8वीं तक पढ़ाई अध्ययन करने के लिए उसकी दूरी ज़्यादा है, फॉरेस्ट पढ़ रहा है, सड़क नहीं है, सुविधा नहीं है, तो वो बच्चा एजुकेशन छोड़ रहा है। देश के कई इलाका ऐसा है कि सुविधा नहीं होने की वजह से, स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चा छोड़ रहा है, पहली चीज़। सेकंड नंबर, देश के ट्राइबल इलाके के अंदर जाएंगे, एक कमरे में 3-3 क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं, एक कमरे में, एक रूम में। अब इससे पता चल जाएगा, जिस तरह से नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति में कर दिया कि 6 साल का बच्चा होगा उसको पहली में एडमिशन दिया जाएगा। एक तरफ जो पैसे वाला है वो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, 2.5 साल का 3 साल का बच्चा हो रहा है तभी इसको तो स्कूल में एलकेजी में रख रहा है, और उधर सरकारी सिस्टम में आप कर रहे हो कि 6 साल का होगा तो ही एडमिशन मिलेगा। पिछली बार की तुलना में इस बार जो एडमिशन हुए पहली क्लास में काफ़ी गिरावट हुआ। तो एक तरफ निजीकरण को बढ़ावा, तो वो जो बच्चा जिसका 6 साल नहीं हुए हैं, सरकारी में एडमिशन नहीं हो रहा है, वो कहाँ एडमिशन ले रहा है? प्राइवेट स्कूल में ले रहा है, निजीकरण को बढ़ावा। तो जिस व्यवस्था के तहत पॉलिसी जो बनी है, भौतिक जो सुविधा है, उस आधार पे देखा जाए कि एजुकेशन का बंडा ढाल हो रहा है और कहीं न कहीं निजीकरण की ओर बढ़ावा हो रहा है। राजस्थान सरकार का 1 साल
प्रधानमंत्री आए थे उत्सव में और एक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया गया। आपने तो शुरुआत ही इस विधानसभा से ही की है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखें? देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं, पर आम जनता बता देगी और बीजेपी के लोग बता देंगे। आम जनता के लिए तो बीजेपी कह रही है कि आम जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 84 से ही आपकी लीड कम कर दी। इससे ज़्यादा आम जनता क्या बताएगी सरकार पे विश्वास? जनता जब इच्छा से किसी सभा में जाती है और जबरदस्ती जाती है, उसका चेहरा दिखा देता है। आपने शुरुआत में कहा था कि चेहरे, मतलब अपने चेहरे से के कान और तस्वीरों की जुबान होती है। तस्वीरों की जुबान। तो उस सभा के वीडियोस फुटेज हमने देखे तो वो जबान हमने पढ़ ली कि जबरदस्ती किसी को लाना, कर्मचारियों को बॉन्ड करना, कर्मचारियों को ड्यूटी लगाना, वो शोभा नहीं देता है। दिल से काम करेंगे, दिल से लोग आएंगे, दिल से काम करेंगे। सीएम साहब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने पूरा एज ए सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी ही सरकारी कार्यक्रम आयोजन करा रहा है और कहीं न कहीं आम जनता तक स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। आम जनता आज भी कहीं न कहीं धोखा खा रही है और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा हुआ है राजस्थान के अंदर। तो साहब, ये आप सुन रहे थे डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत को। इनको जल्दी है, नहीं तो इनके पास तो बातों का बहुत बड़ा भंडार है। इन्होंने कहा कि सबसे जो दुखद बात है आज देश के अंदर वो ये कि सबसे बड़ी पंचायत चलनी चाहिए, कुछ भी हो चर्चा होनी चाहिए, पंचायत चलनी चाहिए। और राजस्थान के अंदर भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर आने वाले समय पे इनके साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।